आदाब नाजरीन, मैं सन्म एजाज देख रहे हैं अब जे के स्पेशल हालात और वाक़ात पे हमारी पहली नज़र। शुरुआत हम जनूबी कश्मीर के शोपियां कुलगाम के इलाके से कर रहे हैं, जहां करीबन 3:45 बजे गोली चलने का वाक़ा पेश आया है और बताया जाता है कि नामालूम बंदूक बरदारों की गोली चलाए जाने के वाक़े में बीजेपी का कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट जावेद अहमद डार मारा गया है। बताया जाता है कि जावेद अहमद डार घर पहुंचा ही था कि अचानक कुछ नामालूम बंदूक बरदार उसके घर पहुंचे, घर में दाखिल हुए और उससे नज़दीक से उस पर गोलियां चलाई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत वाक़ा हुई। ये जनूबी कश्मीर का वाक़ा पेश इस सारे मामले के बाद फ़ौरन यहाँ पे पुलिस और दूसरे दस्ते बुलाए गए, पूरे इलाके को मुहासरे में लिया गया और कोशिश की जा रही है कि जो हमलावर हैं उन्हें तलाश किया जा सके। आपको बताते चलिए, ब्राजलू चागीर ये है जनूबी कश्मीर के कुलगाम का इलाका, और तनवीर अहमद हमें अपडेट करते रहते हैं, वहाँ से हमारे नुमाइंदे हैं कुलगाम में। सीधा हम उन्हीं के पास आपको लिए चलते हैं और हम देखते हैं तनवीर क्या बता रहे हैं, अपडेट इस बारे में किस तरह का ये वाक़ा पेश आया है। कोशिश हमारी है कि हम तनवीर के साथ रब्ता कायम करें। जनूबी कश्मीर के कुलगाम हम चलेंगे, जहाँ पे खबर है कि बीजेपी के लीडर कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट जावेद अहमद डार की नज़दीक से गोली चलाकर जान ली गई है। और नज़ीर इस वक्त तनवीर हमारे साथ लाइव पे नहीं आ सके, फ़ोन पे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बताइए तनवीर, क्या ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल है, वाक़ा किस तरह के किन हालात में पेश आया है? जी मैं आपको अफराद ने आज बाद दोपहर प्रोग्राम में हेलो कैसे क्या सिचुएशन रही है? जी तनवीर बताइए, क्या सिचुएशन है इस वक्त? जी मैं आपको बता दूं कि नामों मिसाल अफराद की जानिब से आज बाद दोपहर जाके प्रोग्राम इलाके में बीजेपी के कारकुन के घर में घुसकर उनके अंदाजी गोलियां चलाई। और जावेद अहमद डार नामी जो है, ये बीजेपी के 2008 के जो हमशादी को कॉन्स्टिट्यूंसी में रियासत कॉन्स्टिट्यूंसी उनको तायनात किया गया था भारतीय जनता पार्टी की जानिब से। और बाद दोपहर बाद ही 4:30 बजे के करीब मुसल्ला अफराद जो हैं वो मुसल्ला अफराद उनके घर में घुसे और उनके अंदाज़न गोलियां। तनवीर, आप अपनी थोड़ी लोकेशन चेंज करिएगा, थोड़ा सा किसी नेटवर्क एरिया में जाइएगा। आपकी आवाज़, आपका वीडियो हमें कुछ साफ नहीं आ रहा है। और नाजरीन बताते चलें आपको, जिस तरह हमें लास्ट अपडेट तनवीर ने किया था कि वक्त था करीबन 3:45। नामालूम बंदूक बरदार जावेद अहमद डार, जो बीजेपी का कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट है, पिछले 2-3 सालों से बीजेपी के लिए काफ़ी सरगर्म भी था। कल 15 अगस्त को ही उन्होंने यौम आज़ादी की तकरीबात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लिया था, कौमी परचम भी लहराया था, कौमी तराना भी गाया था। और उसके बाद आज वो अपने घर गए थे। ये हमें खबरें आ रही हैं कि घर पहुंचने के फ़ौरन बाद कुछ नामालूम बंदूक बरदार उसके घर में दाखिल होते हैं और उस पर पॉइंट ब्लैंक से हमला किया जाता है, गोली चलाई जाती है, जिससे वो बुरी तरह ज़ख्मी होते हैं। फ़ौरन उसका अस्पताल पहुंचाया जाता है, जहां डॉक्टर बताते हैं कि वो ज़िंदगी की जंग हार बैठे हैं। ये कश्मीर के जनूबी कश्मीर में इस हफ्ते का दूसरा वाक़ा। इससे पहले आपको याद होगा मीर बाज़ार में एनकाउंटर से 2 दिन पहले ही बीजेपी के एक फैमिली पे, 2 हस्बैंड और वाइफ पे जिनका ताल्लुक बीजेपी से था, उन पे भी इसी तरह के हालात में गोली चलाई गई थी, जिससे उनकी मौत वाक़ा हुई थी। ये कश्मीर का एक पहलू, ये ज़िंदगी का एक पहलू, लेकिन हम दूसरे पहलू पे अब चलेंगे। और ये दूसरा पहलू हम कश्मीर से लेकर अफ़गानिस्तान की सूरत-हाल पर नज़र रखे हुए हैं। आपको बताते चलें, अफ़गानिस्तान में अब तालिबान का मुकम्मल कब्ज़ा हो चुका है। अफ़गानिस्तान के हवाई अड्डे पे कल आपको याद होगा बहुत ही दिलदोज़ वाक़ात पेश आए थे और कुल मिला के 7 लोगों की गोलियां चलने से लेके जहाज़ के पंखों से गिरने की वजह से मौत वाक़ा हुई है। कुछ खबरें ये भी हैं कि जहाज़ के कुचल जाने से भी मौत वाक़ा हुई हैं। और कल से लेके आज तक की सूरत-हाल के बीच में अब मालूम यही हुआ है कि काबुल के हवाई अड्डे पर तालिबान का कंट्रोल हो चुका है। मुकम्मल तौर पे तालिबान ने उसको अपने कंट्रोल में लिया है और तालिबान इस वक्त अफ़गानिस्तान में पूरी तरह से कंट्रोल में है। और माना यह भी जा रहा है कि जिस तरह से रूस और चीन पाकिस्तान समेत तालिबान को मान रहे हैं, उस तरह एक नई स्ट्रेटजी, नई दुनिया या यूं कहें सदी का नया अजूबा भी जाहिर हो रहा है। लेकिन इसके पस मंज़र के हालात और वाक़ात के बीच में
नज़रें सबकी इसी पर हैं कि तालिबान अगला पड़ाव क्या करेंगे, क्योंकि 40 साल से लगभग पहले 20 साल रूस के साथ लड़े और उस 20 साल के बाद कुछ वक़्त के लिए उन्होंने अपनी सरकार बनाई, लेकिन फिर उन पे अमेरिका चढ़ दौड़ा और रूस और अमेरिका के इन हमलों के बीच में करीबन 3 साल तक अफ़गानिस्तान में तालिबान की सरकार रही। और तालिबान के उस दौर के उस अयाम के दौरान कई तरह के सवालात उठे। सबसे पहले सवाल यही उठा कि ख़वातीन के साथ वहाँ बहुत ज़्यादा ज़्यादती हुई है और उसके बाद ख़वातीन के साथ साथ तालीम ख़वातीन को पढ़ने की इजाज़त नहीं दी गई और कई तरह के जो सज़ाओं का मामला था उस पर भी मगरबी ममालिक ख़ास तौर पे तालिबान के ख़िलाफ़ हुए। और फिर 9/11 ने अमेरिका को मौका फराहम किया कि वो चढ़ बैठें और यूँ वो अफ़गानिस्तान पे चढ़ बैठे। लगभग पूरे 19 साल 7 माह अफ़गानिस्तान को तहत करने के बाद अब अमेरिका भी अपना सर छुपा चुका है और अमेरिका भी बीगी बिल्ली बना अफ़गानिस्तान से निकल चुका है, लेकिन अपने पीछे एक बड़ी तादाद में उन लोगों को भी छोड़ गया है जो अफ़गानिस्तान में अमेरिका के साथी थे, हामी थे, लेकिन जाते जाते उन्हें मौत के मुंह में तालिबान के सामने तो छोड़ गया, अपनी जान बचा गया। लेकिन क्या तालिबान वही पुराना रुख अपनाएंगे? अभी इसी पे नज़रें लगी हुई है क्या करेगी तालिबान। लेकिन पिछले 24 घंटों के दौरान जिस तरह तालिबान ने आम माफ़ी से लेकर बच्चियों की तालीम और ख़वातीन की आज़ादी के हवाले से कुछ पॉजिटिव इक़दाम या कुछ पॉजिटिव बयानात दिए हैं, उसके बाद अंदाज़ा हो रहा है कि कहीं न कहीं तालिबान में अब वो तालिबान नहीं होंगे, बल्कि अब तालिबान का एक नया रुख भी या यूं कहीं एक मुस्बत अमल भी देखने को मिलेगा। लेकिन अभी कहते हैं दिल्ली दूर है, देखना बहुत पड़ेगा। जब दिल्ली दूर है की बात आती है तो तालिबान और हिंदुस्तान की रिलेशंस भी सबके सामने आ रही हैं। और याद होगा आपको कल नई दिल्ली में कई लीडरान ने अपने बयानात में तालिबान को एक बड़ा ख़तरा बताते हुए बताया था कि तालिबान जो आदी हैं जंग लड़ने के, वो अफ़गानिस्तान में जब अमन होगा तो वो बेकार हो जाएंगे, क्योंकि गोलियां चलाने वालों को गोलियां चलाने का मौका नहीं मिलेगा, तो वह अपनी अगली जगह ढूंढने की कोशिश करेंगे। और कुछ सियासी तज्ज़िया निगार कहते हैं कि तालिबान का अगला पड़ाव कहीं हिंदुस्तान ना हो। और इसके पीछे की कहानी बताते हुए बता रहे हैं कि एक तरफ पाकिस्तान तो दूसरी तरफ चीन, और ये दोनों ममालिक कहीं तालिबान को इस तरफ न धकेलने में कामयाब हो जाएं। इस हवाले से हिंदुस्तान को अपनी स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, हिंदुस्तान को अपने मुल्क के दिफा के हवाले से इक़दामात उठाने पड़ेंगे। और इस सारे के पस मंज़र में तालिबान और कश्मीर की बात भी की जाती है, लेकिन आपको बताएं कश्मीरी तालिबान में भी है। कश्मीर के जनूबी कश्मीर के कुलगाम के शोपियां के 2 अफराद कुलगाम से जो ताल्लुक़ रखते हैं, ये 2 अफराद इस वक्त तालिबान के वाले इलाके यानी काबुल में हैं और इनका ताल्लुक़ प्रोफेसर आसिफ एक का नाम और दूसरे का नाम प्रोफेसर आदिल है। और इनके साथ इनमें प्रोफेसर आदिल की अहलिया आसिया जान भी है, जो अफ़गानिस्तान की यूनिवर्सिटी में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर रहे थे, लेकिन अब वो वहाँ पे फंस चुके हैं। और यूं उनके फंसने से उनके घरों में, जो उनके शोपिया में घर हैं, वहाँ पे इस वक्त काफ़ी खौफ और दहशत का आलम भी है। तनवीर अहमद जो हमारे साथी कुलगाम में, उन्होंने उनकी फैमिली मेम्बर्स से बात की है। पहले जानते हैं कि उनके लवाकीन क्या कहते, और उसके बाद हम आपको बताएं कि हमने शाम गए आसिफ और उनके साथ साथ आदिल के साथ राब्ता भी किया था। क्या राब्ते में हमें निकला वो हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले तनवीर ने उनके लवाकीन के घर वालों के साथ बात की है, क्या बता रहे हैं वो हम आपको दिखाएंगे। गुलाम रसूल शेख रोजन कयमो तो मैं गो ये पन बच्चे आज 4 वरियों पे अफगानिस्तान जॉब करने खतर क्या मे PhD कोर्मुत लिहाजा कर पन जॉब करने खतर तोर तमिस पचम 4 वरियन तक असल पे काम कर। वन गो तक अफगानिस्तान तालिबान तालिबान अंडर मुल्क, तो लिहाजा कर परेशान। मे गोस पन बच्चे पन घर वातन सेफ कि अम मूजूब कर हिंदुस्तान किस गवर्नमेंटस खास कर होम मिनिस्टर साहबस अपील कि तम जल्द से जल्द कर कोशिश यम पन घर वातन वापस।
चलिए, तनवीर ने आदिल और आसिफ के अहल खाना के साथ कुलगाम में बात की और साफ ज़ाहिर है डरे हुए होंगे, लेकिन हम आपको बताएं रियासत के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने भी इस मामले के हवाले से अपना रद्द अमल जारी किया है और रियासत के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बताया है कि रियासती सरकार नई दिल्ली में वजारत खारजा के साथ बराबर राब्ते में है और आज उन्होंने ये भी बताया, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बताया कि उन्होंने मरकज़ी वज़ीर खारजा के साथ आज वज़ीर बराए ममलिकत के साथ आज बात भी की है और उन्हें यकीन दिलाया गया है कि ये उनकी वापसी के लिए सरकार भरपूर इक़दामात उठाई जाएगी और जितने भी मुल्क के लोग वहाँ फंसे हुए हैं उन सबको वापस निकालने के लिए, वापस लाने के लिए पूरी तरह से कोशिशें की जा रही हैं और बहिफाजत उन्हें बहुत जल्द वापस लाया जाएगा। ये रियासत के लेफ्टिनेंट गवर्नर का बयान। लेकिन आपको नाज़रीन बताते चलें, कुछ देर पहले हमने आसिफ से काबुल में बात की थी, चूँकि वहाँ वो उस वक़्त एम्बेसी में थे और उस वक़्त जो बैकग्राउंड में पश्तो में उन्हें शायद रोका जा रहा था कि वो वीडियो कॉल ना करें और इसकी उन्हें इजाज़त नहीं दी गई। ताहम जो हमारा व्हाट्सएप पे हमने उनके साथ चैट किया या स्काइप पे हमने उनसे बात की, उस दौरान उन्होंने बताया कि वो खैर आफियत में हैं, वो इस वक्त एम्बेसी में हैं उन्होंने बताया, और आसिफ और आदिल दोनों खैर आफियत से हैं और बराबर साथ में हैं और उनके घर वालों को हाल उसने बताया कि वो कोशिश कर रहे हैं कि वो किसी तरह से वहाँ से निकल जाएं और उसके लिए उन्होंने कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है। और उन्होंने ये भी बताया कि जिस तरह से यहाँ बताया जाता है पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में या दुनिया में कुछ मीडिया बता रहा है, उस तरह के वहाँ पे हालात उन्होंने कहा घबराने वाले उतने नहीं हैं, किसी हद तक उन्होंने कहा कि हालात नॉर्मल हैं और उन्हें जैसे ही मौका मिलेगा वो अपने घर, उन्होंने कहा कि वो कोशिश कर रहे हैं कि अपने घर के साथ राब्ते में। और ये भी उन्होंने बताया कि सुबह उन्होंने अपनी फैमिली से बात भी की थी और वो बराबर फैमिली के साथ राब्ते में, इसलिए घबराने वाली कोशिश नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि कुछ है, हालात है उस तरह के, ये अफ़गानिस्तान है, ये तालिबान है और यहाँ हर हाथ में बंदूक है, तो एक तरह से खौफ डर भी लगता है। लेकिन ओवरऑल उन्होंने कहा कि वो सही सलामत है, ये उनका कहना था। लेकिन नाजरीन हम बताएं शहर का कई सूरत-ए-हाल और शहर की सूरत-ए-हाल में मुहर्रम की 8 तारीख और मुहर्रम की 8 तारीख के हवाले से एक तारीख भी बनी थी। लगभग पिछले 30 सालों के दौरान 8 मुहर्रम को श्रीनगर के आबी गुजर, श्रीनगर के बटमालू से जुलूस निकलने की इजाज़त नहीं दी जा रही थी। लेकिन पिछले दिनों सरकार का एक हुक्मनामा आया था और हुक्मनामा था कि जुलूस अब की बार ये जुलूस निकालने की इजाज़त होगी और बाज़ाब्ता तौर पे होगी, कोई रुकावट नहीं होगी। और फिर लगा था कि कुछ बदला सा होगा, लेकिन आज वो बदला सा नहीं था। रुकावट आज भी थी और आज खारदार थारे थी और कहीं हाथ भी चलाए जा रहे थे। श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों में जब आज जुलूस निकले तो उनको पुलिस रोकने की कोशिश करी थी। श्रीनगर में शाम गेट, डल गेट से भी जुलूस निकला, जिस दौरान बताया जाता है कि कुछ गोलियां चलने की आवाज़ें भी सुनाई दी हैं। हम सीधा अमजद के पास चलते हैं। अमजद खान मेरे साथी इस सारे मामले पर नज़र रखे हुए थे। बताया जाता है कि कुछ सहाफ़ियों की भी आज पुलिस के हाथों दुर्गत बनी है। तो ये सारी सूरत-ए-हाल क्या थी, अमजद के पास हम कोशिश करेंगे बराह रास्त जाने की। क्या अमजद तक मेरा अमजद तक मेरा राब्ता हो चुका है। अमजद बताइए क्या रही दिन भर सूरत-ए-हाल और कहाँ पे ये हाथ चलाए गए, ये सूरत-ए-हाल कहाँ पे थी। लाल चौक इलाके की बात करें, आबी गुजर की बात करें, आप डलगेट की बात करें, जहांगीर चौक की तरफ अगर नजर दौड़ाएं या फिर बटमालू की बात करें, जगह जगह पर अजादार नजर आ रहे थे जो जुलूस निकालने के प्रयास में लगे हुए थे। लेकिन प्रशासन द्वारा लगाई गई जो कदगन थी, जो रिस्ट्रिक्शंस थे, उनमें कहीं ना कहीं हम कहें तो एक तरह से ऐसा जोर पकड़ लिया था कि किसी की जो अजादार है उनको बाहर आने की इजाजत नहीं दी जा रही थी, क्योंकि सिविल लाइन्स के मेन रोड को चौक नहीं होने दे सकते थे। इसीलिए प्रशासन ने पहले ही इस चीज का ऐलान सुबह ही कर दिया था कि किसी तरह का कोई भी जो प्रोसेशन है वो उसको इजाजत नहीं मिलेगी, यानी अजादार सड़कों पर नहीं आ सकते। इससे पहले आपने भी जिस तरह से कहा कि प्रशासन ने एक ऑर्डर जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि लोग जुलूस निकाल सकते हैं, घरों से बाहर आ सकते हैं और डेट फ्रेम पूरा दिया हुआ था कि किस तरह से 6, 7, 8, 9, 10 मुहर्रम को लगातार जो जुलूस है वो निकाले जाएं, किस इलाके में कब से कहां तक निकाला जाएगा, पूरा एक डेट फ्रेम बताया गया था। जिसके बाद काफी तनकीद का सामना करना पड़ा था। जो शिया लीडर्स है उनकी तरफ से भी तनकीद का सामना हुआ कि ऐसा अचानक से क्यों, पिछले 30 साल से जिस चीज पर रोक लगी हुई थी, अचानक सरकार क्यों उस रोक को हटा रही है, एक बड़ा सवाल सामने खड़ा हुआ था। जिसके बाद सरकार ने फैसला ले लिया कि हमने तो इजाजत दे दी है, लेकिन जिला प्रशासन फैसला करेगा कि वहां पर उनके जो जिले हैं उनमें किस तरह के इंतजाम रहेंगे, क्या वहां पर किसी तरह का कोई जो प्रोसेशन है उसको इजाजत मिलेगी या नहीं। और श्रीनगर के अंदर जो जिला हमारे अध्यक्ष हैं उन्होंने इस
इजाजत नहीं दी और उसके चलते श्रीनगर के अलग अलग हिस्सों में जहां से ये प्रोसेशन आ सकते थे वहां पर तारे लगाई गई थी, पुलिस की टुकड़ियां बिठाई गई थी ताकि किसी तरह की कोई भी प्रोसेशनर को सिविल लाइन रोड पर आने की इजाजत ना मिले। अमजद सवाल यहाँ पे है मीडिया की मार। कहते हैं कि मीडिया को बहुत मार पड़ी आज और ये श्रीनगर के फ्लाईओवर के नीचे पड़ी। क्या वाकई में इस तरह के वाक़ात के आप वहाँ पे थे? क्या वाक़ा क्या हुआ? देखिए सनम, सुबह 10 बजे के आसपास जब जहांगीर चौक पर जो प्रशासन की तरफ से लगाई गई जो रोक है उस पर थोड़ी सी खिलाफवर्जी करते हुए जैसे ही अजादार सड़क पर आने की कोशिश कर रहे थे उसी समय अजादारों पर लाठीचार्ज शुरू हुई, जिसमें काफी हद तक जो अजादार हैं वो भी शामिल थे, लेकिन उनके साथ साथ कुछ मीडिया पर्सन भी जो जर्नलिस्ट हैं वो भी उस लाठीचार्ज का शिकार बने। अब इसमें कई तरह के बयान है। पुलिस कहती है कि जो लोग हैं वो उनमें घुल मिल गए थे और थोड़ा सा डिफरेंशिएट नहीं हो पाया, क्योंकि पहले ही ये बताया गया है कि जैसे ही कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो उसमें लोगों को पीछे, जो जर्नलिस्ट है उन्हें काफी पीछे रहना चाहिए है ताकि उन्हें मिसकंसेप्ट न किया जाए और वो इस ऐसी किसी सिचुएशन में ना फंसे। लेकिन उनके पास में उनके कैमरा थे, उन पर भी लाठियां पड़ी, कैमरे भी टूट गए और कुछ एक जो जर्नलिस्ट हैं वो काफी बुरी तरह से जख्मी भी हुए, जिन्हें उसके बाद एसएमएचएस हॉस्पिटल पहुंचाया गया। अभी के लिए तो वो स्टेबल बताए जा रहे हैं, लेकिन एसएमएचएस हॉस्पिटल तक उन्हें पहुंचाने की जरूरत पड़ी। इस चीज की जरूरत आखिर क्यों ऐसी आन पड़ी कि पुलिस को लाठीचार्ज मीडिया पर भी करना पड़ा, इस पर अभी तक कोई भी वजाहत पुलिस की तरफ से नहीं आया है। लेकिन एक ट्वीट जरूर आईजीपी कश्मीर की तरफ से आया है ट्विटर पे, कश्मीर जोन ट्विटर हैंडल पे, जिसपे उन्होंने बताया है कि रिलीजियस सेंटिमेंट्स की तो सबकी कदर करते हैं, लेकिन जो लोग अपने सेल्फ वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए कोई हरकत करें, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बनाएं, उनसे डील करने के लिए हम सबको यूनिफाइड एक्ट में आना चाहिए और सारे लोगों की जो सोसाइटी के हिस्से हैं उन सबको एक यूनिफाइड एक्ट शो करना चाहिए। लेकिन अभी ये चीज समझ नहीं आ रही कि क्या जर्नलिस्ट वहां पर एक ऐसा कोई एक्ट कर रहे थे कि जिससे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन और खराब हो सकती थी, कि लाठीचार्ज करने का जो फैसला है वो किया प्रशासन ने, वहां पर पुलिस ने, और उस पर भी अभी तक कोई बड़ा बयान सामने ना पुलिस का है। डलगेट में फायरिंग की खबर आई, क्या किस तरह के वाक़ात हैं? क्या वाकई में कोई फायरिंग हुई है और ये फायरिंग हवा में हुई है, ग्राउंड पे हुई है? देखिए, डलगेट के इलाके में शाम 4 बजे के आसपास एक प्रोसेशन निकला, जिस प्रोसेशन ने काफी ज्यादा आक्रामक रूप पकड़ लिया था और वहां पर एक छोटा सा एक इंसिडेंट हुआ था, एक वाकया हुआ था, जिसकी वजह से जो पुलिस के एक डीएसपी रैंक ऑफिसर बताया जा रहा है कि वो प्रोसेशनर्स की जद में आ चुके थे। उन्हें छुड़वाने के लिए एक तरह से हवाई 2-3 शॉट्स लगाए गए हैं, 2-3 हवाई फायर किए गए थे ताकि उन्हें वहां से सेफली बाहर निकाला जा सके। सिर्फ इसी एक वजह से जो हम कहें तो एक तरह से जो ये वाकया हुआ है ये पेश आया है। उसके बाद जो सिचुएशन है वो अभी तक नॉर्मल बताई जा रही है, लेकिन कई सारे इलाके अभी भी हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत अमजद खान मेरे साथी। लाल चौक में दिन भर क्या कुछ रहा, प्रोसेशन अज़ादारों का जुलूस था, 8 मुहर्रम का जुलूस, और इस पे सरकार की कथनी और करनी में आज फ़र्क देखने को मिला। और इम्पोर्टेंट ये भी लोग आज पूछ रहे थे, जब आज नाके लगाए गए थे, अचानक जब सुबह सुबह लोग घरों से निकले तो नाके बड़ी तादाद में देखे गए, गली नुक्कड़ पे नाके, और ट्रैफिक का एक मैस भी हो गया। लोगों को बताया जा रहा था कि वो वापस जाएं, और लोग ये भी सवाल कर रहे थे कि अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर ने आज ये सिचुएशन बनाई थी तो बाज़ाब्ता तौर पे शाम को सोशल मीडिया, ट्विटर वगैरह पे बता सकते थे, टेलीविज़न के ज़रिए, अखबारों के ज़रिए, किसी ज़रिए वो लोगों को आगाह कर सकते थे कि कल इन्हीं इलाकों में जो पाबंदियाँ रहेंगी, लोग उन इलाकों का सफ़र रुख इख्तियार नहीं करते। ये लोग पूछ रहे थे। लेकिन अब हम दूसरे पहलू पर भी चलेंगे, और ये है कोविड की खतरे की घंटी। और कोविड की खतरे की घंटी के हवाले से अपने नाज़रीन को बताते चलें कि कामयाब तो हम हो रहे हैं, लेकिन खतरे की घंटी तीसरी लहर में है, और तीसरी लहर के आने से पहले इंतजामिया भी मुतहरिक है। जिला तरक्याती कमिश्नर बांडीपुरा डॉक्टर उवैस ने आज मीडिया से बात करते हुए बताया कि कोविड की तीसरी लहर हो, चौथी हो, पांचवी हो, जो भी आता है हम उसका मुकाबला कर सकते हैं, हम तैयार हैं। और डॉक्टर उवैस ने यह भी बताया, जिला तरक्याती कमिश्नर बांडीपुरा डॉक्टर उवैस ने बताया कि वहाँ 18 साल से ज़ायद उम्र के ज़ुमरे में 56,000 अफराद को वैक्सीन लगाया जा चुका है, और पॉजिटिव की जो रेट है वो बहुत कम है। उन्होंने बताया कि 54 लोग ही उनके ज़िले में हैं जो इस वक्त कोविड के पॉजिटिव हैं, और उनमें से 2 ही हॉस्पिटल में, बाकी सभी घरों में हैं, होम आइसोलेशन में हैं। जिला तरक्याती कमिश्नर बांडीपुरा डॉक्टर उवैस ने क्या बताया मीडिया को? बांडीपुरा में जो प्रेजेंट कोविड का सूरत हाल है, अभी हमारे एक्टिव केसेस 54 हैं। जब से कोविड की शुरुआत रही अभी तक बांडीपुरा में 9,562 केसेस देखने को मिले। जो अभी एक्टिव 54 केसेस हैं, इनमें से 52 होम आइसोलेशन में हैं और 2 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बांडीपुरा में हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ टाइम से हमारे केसेस जो है स्टैगनेंट इसी रेट पे रह रहे हैं। पॉजिटिविटी भी 0.4 से 0.3 से 0.4 के बीच में रह रही है। तो ये इस चीज़ को दिखाता है कि कर्व इस वक्त एक स्टेबलाइज हुआ है, और ये इसको फर्दर डाउन किया जाए और कर्व डाउन ही चले,
اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ویکسینیشن فل ہو اور کووڈ اپروپریٹ بیہیویئرس کا پالن ہو. کووڈ اپروپریٹ بیہیویئر کے پالن کے لیے جو اقدامات اٹھائے گئے ہیں، کچھ ایک FIRs بھی ہوئی ہیں، اور آپ نے پچھلے ہفتے میں دیکھا ہوگا کہ فائن کلیکشن جو ہے وہ ایکسپونینشلی چلیے، ضلع ترقیاتی کمشنر بانڈی پورہ لیکن ضلع ترقیاتی کمشنر بڑگام شہباز مرزا نے بھی آج تفصیلات فراہم کرتے ہوئے بتایا کہ اس وقت ان کے ضلع میں 83 ایکٹیو کیسز تو ہیں، لیکن انہیں امید ہے کہ اس کے خلاف لڑائی میں ہم کامیاب ہو رہے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ ان کے کچھ علاقوں میں کچھ اور کیسز بھی آئے ہیں، لیکن لوگ بھرپور اقدامات اٹھا رہے ہیں اور بھرپور اقدامات کی وجہ سے ہی اس وقت کووڈ کے خلاف ہم لڑنے میں کامیاب ہوئے ہیں. بڑگام کا حال و احوال. لیکن تھوڑا سا ہم شوپیاں بھی آپ کو لیے چلتے ہیں، اور شوپیاں میں سرکار کی اسکیم اور سرکار کی اسکیم کے ذریعے لوگوں کو آج ممکن سے ممکن بنایا گیا. اور آج ممکن اسکیم کے تحت یہاں سبسڈی والی 13 کمرشل گاڑیاں بھی ضلع انتظامیہ نے تقسیم کی، اور یہ ان لوگ نوجوانوں میں ڈسٹریبیوٹ کی گئی جنہوں نے ممکن اسکیم کے تحت ضلع میں باضابطہ طور پہ درخواستیں دی تھی. اور اس اسکیم کا مقصد نوجوانوں کو روزگار فراہم کرنا ہے تاکہ وہ خود اپنا روزگار کما سکیں. یہ شوپیاں کی صورتحال. لیکن آپ کو سوپور کا حال و احوال بھی آپ کو بتاتے چلے. سوپور کے مہراج پورہ نام ضرور بڑا آپ نے لگتا ہوگا، لیکن اسی سوپور کے گلشن کالونی مہراج پورہ کے مرد و زن خواتین پانی کی بوند بوند کو ترس رہے ہیں. اور آج یہ معاملہ لے کر وہ میڈیا کے سامنے آتے ہوئے وہاں کا پانی دکھاتے ہوئے بتا رہے تھے کہ ایسا پانی پینے سے علاقے کے لوگوں کی صحت کیسی ہوگی. ذرا خدا را سرکار بھی بتائے. اور یہ بھی بتایا جا رہا تھا کہ پائپ علاقے میں نہیں ہے، اور ایک پائپ کی وجہ سے پوری آبادی کو یرغمال بنایا گیا ہے. اور کئی بار PHE ڈپارٹمنٹ کو یہاں کے لوگوں نے بتایا کہ وہ ذرا علاقے میں پانی فراہم کر دیں، لیکن عہدیداروں نے PHE کے عہدیداروں نے سنا تو ضرور، لیکن سننے کے بعد اس پہ کارروائی نہیں کی. مسجد کمیٹی سے لے کے اوقاف کمیٹی کی درخواستیں میڈیا کو دکھائی جا رہی تھی اور بتایا جا رہا تھا کہ PHE محکمے کے ہر افسر نے دستخط تو کیے ہیں لیکن عملی کارروائی نہیں کی ہے. اور آپ کو پانی کی بات کریں تو ذرا کشمیر کے پانی کے ساتھ ساتھ ہمارے چشموں کی کہانی بھی نرالی ہے. ہم آپ کو کرالچک، کاٹجو، شوپیاں، شادی مرگ کے علاقے میں لیے چلتے ہیں، اور یہاں پہ ہم ایک ایسے چشمے سے آپ کو روشناس کراتے ہیں جس چشمے کے بارے میں مقامی لوگ بتاتے ہیں کہ اس چشمے کی خاصیت ہی ہٹ کے ہے. یہاں کے مقامی لوگ یہ بھی بتاتے ہیں کہ کاٹجو شادی مرگ سے لگ بھگ 15 کلومیٹر دوری پہ ہے. ہر اتوار کو یہاں اچھی خاصی تعداد میں لوگ بھی آتے ہیں، لیکن یہاں کا چشمہ پر اسرار ہے، اور نام بھی اس کا پر اسرار چشمے کا رکھا گیا ہے، چشمہ پر اسرار. اور اس چشمہ پر اسرار کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ یہ کئی بیماریوں کا علاج بھی ہے، خاص طور پہ جلد کی بیماریوں کا یہاں خاص علاج بھی کیا جاتا ہے. اس چشمے پر ہماری نظر پوری ہے، لیکن یہ چشمے پر ہماری نظر کیا رہے گی وہ ہم آپ کو کل بتائیں گے. فی الحال آج سری نگر اسٹوڈیو سے جی کے اسپیشل یہیں پہ مجھے ختم کرنے کی دیجیے اجازت. رب کائنات کی رہی مرضی، پھر کریں گے آپ سے ملاقات. آپ جڑیے ہمارے دلی اسٹوڈیو کے ساتھ. مجھے سری نگر سے دیجیے اجازت اس وعدے کے ساتھ کہ اللہ مہربان. فی امان اللہ.